सुप्रीम कोर्ट को, जी हां, हमारे देश की सुप्रीम अदालत को लक्ष्मण रेखा पार ना करने की याद दिलाने वाले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का अब एक दोबारा से बयान सामने आ गया है और इस बयान में उन्होंने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन कानून मंत्री का वो बयान भी याद दिला दें आपको, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लक्ष्मण रेखा ना पार करने की हिदायत दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट को ही इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में रहकर सारी चीजें करे। अब केंद्रीय कानून मंत्री इस तरह से अगर सुप्रीम अदालत को लेकर बयान देगा तो लोगों पर इसका क्या असर जाएगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अब दोबारा से केंद्रीय कानून मंत्री यानी किरण रिजिजू ने कुछ ऐसा ही कह दिया है, जिसको लेकर अब तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया के जरिए उठाए जाने लगे हैं। न्यायपालिका की कार्रवाई पारदर्शी नहीं रही है, ये कहना है केंद्रीय कानून मंत्री का। वहां बहुत राजनीति हो रही है, ये पॉलिटिक्स बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहाँ बहुत मतभेद हैं और कई बार गुटबाजी भी देखी जाती है। ये आरोप खुद केंद्रीय कानून मंत्री ने अब सुप्रीम कोर्ट पर लगा दिए हैं। अब आप ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जहां न्याय का मंदिर जिसे कहा जाता है, जहां पर हर कोई न्याय की उम्मीद लेकर जाता है, उस सुप्रीम कोर्ट को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। और इसमें आगे क्या कहा गया है उसको सुनकर आप बिल्कुल सन्न रह जाएंगे, एकदम आपका दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा कि देखिए, अब जब दो लोगों की राय एक जैसी नहीं हो सकती है तो इतने सारे जो जज हैं, जो जस्टिस हैं, उनकी एक जैसी राय कैसे हो सकती है? वो सब एक पहलू पर एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? यह भी सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है। अब आगे क्या कहा गया है वो आपको बताते हैं। रिजिजू ने आगे कहा है कि अगर जज न्याय देने से हटकर एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे तो हमें पूरी व्यवस्था का फिर से आकलन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट, जी हां, एक बार फिर सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कानून मंत्री की तरफ से। और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो अहमदाबाद में आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य की तरफ से आयोजित हुआ था, जिसका नाम था साबरमती संवाद, जिसमें किरण रिजिजू पहुंचे हुए थे। कानून मंत्री हैं वो, मोदी जी की राज्य में कानून मंत्री उन्हें बनाया गया है, केंद्रीय कानून मंत्री। और वो आरएसएस की पत्रिका जो विमोचन है उसमें गए, जो कार्यक्रम का साबरमती संवाद नाम था। कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम भी राजनीति से अछूता नहीं है। देश में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने की जरूरत है। ये सारे आईना सुप्रीम कोर्ट को दिखा दिए गए। रिजिजू आगे कहते हैं कि जज न्याय देने की बजाय दूसरे कामों में बिजी होते हैं, इसलिए जो है उनके मुताबिक, यानी रिजिजू के मुताबिक, इसलिए न्याय पाने में देरी होती है। अब आप ये समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उनको न्याय देने के अलावा बाकी चीजें भी हैं, किसको नियुक्ति करनी है, किसकी नियुक्ति नहीं करनी है, कौन रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर नहीं हो रहा है, किसको कहां पर लेना है और कौन केस किसके अंडर रहेगा। शायद से यही सारी चीजें एक जस्टिस को करनी होती हैं। लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री ये बोल रहे हैं कि न्याय देने के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बाकी सब कुछ करते हैं लेकिन न्याय नहीं देते हैं, न्याय देने में देरी करते हैं और बाकी काम जो करते हैं उसकी वजह से ही न्याय देने में देरी हो जाती है। किरण रिजिजू के मुताबिक संविधान में जो जजों की नियुक्ति है वो करना सरकार का काम है। घूम फिर कर सारा मुद्दा सरकार पर आकर किरण रिजिजू ने टिका दिया। अब आगे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ बताते हैं। उन्होंने कहा है कि 1998 में माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कॉलेजियम सिस्टम शुरू कर दिया। दुनिया भर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। जजों का मुख्य काम है न्याय देना, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आधे से ज्यादा समय जज जो है दूसरे जजों की नियुक्ति के बारे में फैसले लेते रहते हैं। इससे न्याय देने का उनका मुख्य काम प्रभावित होता है। अब सबसे ताजा तरीन अगर उदाहरण देखा जाए तो सीजेआई यूयू ललित का ही है। सीजेआई यूयू ललित ने अपने कितने कम वक्त में कितने ज्यादा केसेस का निपटारा किया है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है और उन्होंने कई और अहम चीजें भी की हैं। यानी न्याय देने के अलावा उन्होंने और भी फैसले लिए हैं। और जो एक फैसला ये है कि केस की जो लिस्टिंग है उसको कैसे करना है और एक दिन में कितने केसेस का निपटारा करना है, ये भी उन्होंने साफ तौर पर बताया है।
और कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि एक दिन में जितने केसेस थे जो लिस्ट किए गए थे उनको निपटाने के लिए रात में 10 बजे तक की बेंच बैठी रही थी। अब आप सोचिए, यूयू ललित जो जस्टिस हैं हमारे देश के, सीजेआई, उन्होंने ऐसे फैसले लिए, वो भी न्याय देने के साथ साथ। तो अब केंद्रीय जो कानून मंत्री हैं वो किस चीज का हवाला देते हुए ये सारी चीजें कह रहे हैं, वो फिलहाल समझ के हमारी परे हैं। रिजिजू ने यह भी कहा है कि संविधान सबसे पवित्र दस्तावेज है, इसके 3 स्तंभ है, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मुझे लगता है कि विधानमंडल और कार्यपालिका अपने कर्तव्य को लेकर बंधे हुए हैं और न्यायपालिका उन्हें बेहतर बनाने का काम करती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जब न्यायपालिका अपने कर्तव्य से भटक जाती है तो उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं है। साफ तौर पर कह दिया केंद्रीय कानून मंत्री ने कि न्यायपालिका अपने जो है कर्तव्य से भटक जाती है, यानी उन्होंने आरोप लगा दिया कि न्यायपालिका अपने जो है कर्तव्य से भटकी हुई है और जब वो भटक जाती है तो उन्हें वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। रिजिजू आगे कहते हैं कि भारत में गणतंत्र जीवंत है और कई बार इसमें तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी जा सकती है। भाजपा सरकार ने न्यायपालिका को कभी कमतर नहीं समझा और ना कभी इसे चैलेंज करने की कोशिश की है। वो आगे कहते हैं कि हम ऐसे काम नहीं करते हैं। अब अगर हम न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं तो यही लोग कहेंगे कि हम न्यायपालिका को कंट्रोल या प्रभावित करना चाहते हैं या जजों की नियुक्ति में दखल देना चाहते हैं। रिजिजू आगे कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 3 वरिष्ठ जजों को हटाकर अगले जज को सीजेआई बनाया गया था। मोदी सरकार ऐसे कामों में दखल ही नहीं देती है। रिजिजू आगे कहते हैं कि न्यायपालिका के अंतर्गत एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की मांग की है जिसमें जजों के तौर तरीकों को नियंत्रित किया जा सके, यानी सारा जो नियंत्रण है वो अब सरकार के हाथ में रहेगा। न्यायपालिका के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन सब की जो कार्य प्रणाली है उस पर नियंत्रण अब सरकार का रहेगा। ये रिजिजू जी ने कहा है, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं। उन्होंने अपने ही भाषण में कह दिया कि एक ऐसी प्रणाली बनाने की हम मांग कर रहे हैं जिसके बाद ये सारा नियंत्रण सरकार के पास आ जाएगा। रिजिजू आगे कहते हैं कि मैंने कई मौकों पर देखा है कि कई जज बिना जमीनी हकीकत जाने अपनी ड्यूटी की सीमा से बाहर जाकर एग्जीक्यूटिव फंक्शन करने की कोशिश करते हैं। जब न्यायपालिका अपनी सीमा के बाहर जाती है तो जज वास्तविक समस्याओं और आर्थिक हालात से अनजान रहते हैं। बेहतर होगा कि जज अपनी अपनी ड्यूटी पर ध्यान दें, वरना लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम कार्यपालिका में एक्टिविज्म कर रहे हैं। अभी यहीं पर भाषण समाप्त नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ चीजें हैं जो काफी ज्यादा विचलित करने वाली हैं कि आखिर एक कानून मंत्री के पद पर, वो भी केंद्रीय होने के साथ, आप सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह से तीखा टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को यह बताएंगे कि उन्हें काम कैसे करना है। आप सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऐसी कार्य प्रणाली की मांग कर रहे हैं जिसके अंतर्गत सरकार उन सारी चीजों को नियंत्रण कर सके, ये कानून मंत्री कह रहा है। और आगे उन्होंने कहा है कि चाहे सांसद हो या जज, सभी के पास विशेष अधिकार हैं। संसद में कोड ऑफ एथिक्स है, लेकिन न्यायपालिका में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जजों के आचरण को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका के तहत ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया के दौर में जब कोर्ट की कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा तो यह स्वाभाविक है कि लोग जजों को जज करेंगे। मैं न्यायपालिका को ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि न्यायपालिका भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लोग उन्हें देख रहे हैं, इसलिए उनका व्यवहार सही होना चाहिए। आखिर में आ गई बात चेतावनी तक। जो पहले लक्ष्मण रेखा की बात याद दिलाई गई थी केंद्रीय मंत्री के द्वारा, कानून मंत्री के द्वारा, आज फिर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप जब लाइव स्ट्रीमिंग का आपने शुरू किया है तो उसमें किसी भी तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए, व्यवहार सही होना चाहिए, क्योंकि आपको बाकी लोग भी देख रहे हैं। सीधा सीधा चेतावनी दे दी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अब केंद्रीय कानून मंत्री ने। आगे वो कहते हैं कि 1993 तक जजों की नियुक्ति सरकार करती थी और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ली जाती थी। उस समय तक देश में विशिष्ट जज हुआ करते थे और 1993 के बाद सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने को दखलंदाजी कहा जाने लगा।
किसी और फील्ड में सलाह देने को दखलंदाजी करना नहीं कहा जाता है, सिवाय न्यायपालिका के। 1993 से पहले जजों की नियुक्ति में किसी जज का कोई हाथ नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए न्यायपालिका पर सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। रिजिजू आगे कहते हैं कि भारत की न्यायपालिका आज भी 200 साल के ब्रिटिश राज के प्रभाव से बाहर नहीं आ सकी है। मैं इस बारे में सीजीआई से बात करूंगा कि हमें ब्रिटिश ड्रेस कोड को फॉलो करते रहना है या अपने देश के मौसम और संस्कृति के मुताबिक पहनावा बदल लेना चाहिए। रिजिजू आगे कहते हैं कि 2014 में एनडीए सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेएसी एक्ट लेकर आई। सरकार को लगा था कि इससे जजों के अपॉइंटमेंट के तरीके में बदलाव लाया जा सकेगा। एनजेएसी एक प्रस्तावित संस्था थी जो ऊपरी न्यायपालिका में जजों के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होती थी। एनजेएसी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 13 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को एनजेएसी एक्ट को निरस्त कर दिया। इस फैसले के बाद जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को दोबारा से लाया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कई ऐसी चीजें कही हैं जो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को जो है चैलेंज करने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पर कहा गया है कि मैं सीजीआई से बात करूंगा कि जो ड्रेस कोड अभी तक चलता आया है उस ड्रेस कोड को आप बदलना चाहते हैं, अपने देश में चल रहे मौसम के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार बदलना चाहते हैं, या फिर आप वही अंग्रेजों वाले जमाने को लेकर अभी भी आप आगे भी फॉलो करना चाहेंगे। और सीधा सीधा केंद्रीय कानून मंत्री ने अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही चुनौती दे दी है, यानी चेतावनी दे दी है, और ये कह दिया है कि आप सभी लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से करिए। अब इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं आपकी एक केंद्रीय कानून मंत्री सुप्रीम अदालत को इस तरह से चेतावनी कौन से लॉ के अकॉर्डिंग दे सकता है। जय हिंद।